संविधान को खत्म करने का एक बार फिर यह हवाला दिया गया और इस बार लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रमुख जो है वो ये बात कहते नजर आए। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, एक बार फिर से सबका स्वागत हम करना चाहेंगे। हमारे साथ निशा चौधरी जी जो कि प्रवक्ता है एलएलजी, स्वागत है आपका। AK मिश्रा जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष गुप्ता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। हर्ष रंजन जी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर्ष जी, एक बार फिर संविधान खत्म करने की बात इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से, और इस बार ये बात कही है लालू प्रसाद यादव ने। देखिए, इस चुनाव में लगातार ये चीज़ें चल रही थी, खास करके विपक्ष की ओर से कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है। ये बीजेपी पर एक बड़ा आरोप था, लेकिन इसमें बहुत सत्यता मुझे जहाँ तक है वो नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर इसमें बहुत हद तक सत्यता रहती या मीडिया फ्रीडम की ही बात करें तो आज के डेट में जिस हिसाब से आप मोदी विरोधी मीडिया भी देख रहे हैं, साथ में गोदी मीडिया भी देख रहे हैं, तो सब एक साथ पनप रहे हैं, वो नहीं होता। हाँ, कुछ बड़े फैसले ज़रूर लिए गए हैं और इनके आधार पर ज़रूर ये लोग कह रहे होंगे, आरोप लगा रहे होंगे कि संविधान ख़त्म करने की बात है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे आप इंदिरा गांधी के ज़माने में भी चले तो उस समय भी विपक्ष ऐसी बातें क्या नहीं करता था। विपक्ष 100% ऐसी बातें करता था। 70 के दशक में आए, इमरजेंसी की पीरियड में आए, उसके पहले रातों रात मुख्यमंत्री बदल दिए जाते थे राज्यों में, किसी को पता तक नहीं चलता था। CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स का खास करके इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहा था। चूँकि सोशल मीडिया उस समय नहीं थी, इस वजह से लोगों तक ये जानकारियाँ या चर्चा का विषय नहीं बन पाती थी। अगले दिन अखबार में चीज़ें आती थी और अखबार के जो पाठक थे वो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से आपका हर व्यक्ति देश का, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, वो इन चीज़ों को देख रहा है और व्हाट्सएप जैसे कुछ माध्यमों से कई फेक चीज़ें भी फैल रही हैं, तो इसकी ज़रूरत है। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो चीज़ राहुल गांधी या कांग्रेस सीधे तौर पर नहीं कह पाई मुसलमानों को आरक्षण देने की बात, वो बात सीधे लालू प्रसाद यादव ने आज कह दी और ये बता दिया कि लालू प्रसाद यादव अगर वैसे देखें तो राहुल गांधी जी से बेहतर सधे हुए नेता हैं। जी बिल्कुल। देखिए, पूजा मिश्रा जी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पूजा जी, आपकी तरफ आते हुए आज तो चले, इस बीच अखिलेश क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते, पहले वो सुनो। जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे, मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय में गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। EVM पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज़ को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ़ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ़ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ़ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया। आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है। ये चुनाव जहां
मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश जी, भाजपा कह रही है कि चलिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव कुमार जी, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव जी, इस बार के अगर हम 24 लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगातार बहुत सी चीजें ऐसी हैं, या कह लीजिए बहुत सी परिस्थिति ऐसी हैं जो पहले चुनाव के मुताबिक अब बदल चुके हैं। अगर इस बार के हम बात कर लें तो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व अब तक जरूर कर ली होगी कि लोगों के बीच इस बार वोटिंग को लेकर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रुझान नहीं नजर आ रहा है। कई जगह जहां पर लोग वोटिंग का बहिष्कार कर दे रहे हैं, कई जगह जब लोग अपने घर में ही बैठे हुए हैं, मतदान करने तक नहीं जा रहे हैं। इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि लोगों में जो निराशा है सत्ताधारी दल के समर्थकों है, जिस कारण ये मैं बात यहाँ शुरू करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आपने बयान सुनवाया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अपना काम बनता, अपना काम कैसे बना? 52 करोड़ का चंदा लिया और पूरे देश की जनता को कोविशील्ड लगवा दिया, जिससे कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी चीज हो रही है। इसे कहते हैं अपना काम बनता। अच्छा, 150 करोड़ चंदा लिया एयरटेल से, और जो 5G का सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है नेट का, वो बिना ऑक्शन के दे दिया। अपना काम बनता। वैभव जी देखिए, बड़ा सवाल तो यही है ना। बहन में कंप्लीट करके नहीं, बड़ा सवाल एक बार आप सुन लीजिए। बड़ा सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया है। ठीक है, मान लेते हैं बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन जनता तो बेवकूफ नहीं है। सब कुछ देख रहे बावजूद इसके कांग्रेस भी कहाँ मजबूत हो पा रही है? अरे बहन, आपको जनता में बदलाव की लहर है, आप बात समझ ही नहीं रही हैं। समझाइए, बात पूरा करने दीजिए। मैं आपको कह समझाइए। रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का हर वादा झूठा निकला है, चाहे वो 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात हो, किसानों की MSP की गारंटी की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर मुद्दे पर ये सरकार 10 साल में विफलता ही इसके हाथ लगी है। क्योंकि ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं तो महिला सुरक्षित कैसे होगी? किसानों का कर्जा माफ करने की बजाय 16.5 लाख करोड़ ये कारोबारियों का 10 माफ कर देते हैं तो किसान की हालत कैसे ठीक होगी? युवाओं को रोजगार देने की बजाय इन्होंने अग्निवीर जैसी योजना लॉन्च कर दी, जिसको युवा विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको विरोध नहीं करने दिया जा रहा है। तो नौकरी दी नहीं इन्होंने। लगभग 10 सालों में कई लाख नौकरियों को इन्होंने रद्द किया है। अच्छा। मुझे 2018 का उनका वित्त मंत्री थे तत्कालीन जेटली साहब, मरहूम जेटली साहब, उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया कि 8.5 लाख पद हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में वो खाली थे। मतलब 14 से 18 4 साल इनकी सरकार थी, 3 साल से खाली थे, इस वजह से वो पद रद्द कर दिए। अच्छा, जरा ये बताइए, कोविशील्ड को लेकर जो ये स्थिति आप बता रहे हैं, भ्रम की स्थिति जिसे हम, इससे आपको क्या लगता है? इससे आप जनता को बरगलाने वाली बात नहीं है, भ्रम की स्थिति नहीं है? नहीं, आंकड़े हैं आपके पास इससे लेकर, कोविशील्ड को लेकर क्या आंकड़े आपके पास? हिंदुस्तान में कितने लोगों को नुकसान हुआ इससे? आप टाइमर ऑन कर लिया करिए, कितने सेकंड आप बोलते हैं। अरे आप मुझे मेरा काम मत बताइए सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब बताइए। जवाब दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी दीजिए। ये सवाल हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया सवाल। कोविशील्ड के जो निर्माता है, उन्होंने यूके की कोर्ट में बोला है कि इससे ब्लड में क्लॉटिंग होती है, जिससे ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होता है। अब ये बताइए कितने साल बाद इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं? बताइए कब लगी कोविशील्ड, आपको कब लगी थी? क्या बात, अरे आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया। एक बार सवाल दे, आप सवाल को 5 बार दोहराएंगी तो भी जवाब एक ही होगा। पिछले 2-3 सालों में नौजवान लड़के अचानक गिरते हैं, मर जाते हैं। ऐसे लाखों मामले हैं पूरे भारतवर्ष में। ऐसे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में अभी पिछले ही हफ्ते 2 लड़के मरे हैं। जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे, बैठते हैं, गिरते हैं, मर जाते हैं। चलिए, सरकार को घेर रहे बहुत अच्छी बात है, वो विपक्ष का काम है, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। AK मिश्रा जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इसको सकती हैं, आप इसको भ्रम की स्थिति बता के सरकार का पक्षधर मत बनिए। सरकार के पक्षधर क्यों बनेंगे? हम सही बात कर रहे हैं, आप इसे पढ़ते लिखते हैं, हम भी पढ़ते लिखते हैं।
क्या कोर्ट में इस बात को नहीं स्वीकार किया मैन्युफैक्चरर ने? क्या बिल्कुल ब्रिटेन में ऐसा हुआ है, लेकिन इससे जो हुआ है उससे ज्यादा। लेकिन सर ये बात भी तो सीरम इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोबारा रुक करेंगे। इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं। सर अमित शाह के बयान जो उन्होंने दिया था उसको कैसे लेते हैं आप? उन्होंने जो बयान दिया आगे राजगढ़ में, किसने? अमित शाह जी ने। धन्यवाद। सर ईवीएम पे भरोसे की बात कर रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं पहले नहीं था। चलो एक बार फिर से हमारे गेस्ट का रुख कर लेते हैं। AK मिश्रा जी, आपसे सवाल पूछा था, मैं चाहूंगी आप अपना जवाब जरूर पेश करें। देखिए, ये जो एक तो सबसे पहले मैं पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं को देना चाहूँगा शुभकामनाएं कि अच्छे से पार्टिसिपेट करिए। कम वोटिंग हो रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डायनामिक्स काम कर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां मिल करके अब की बार वोटरों के अंदर उत्साह नहीं भर पाई हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्यों मैं बोलता हूं भाई बीजेपी 0 सीट पे आएगी, हमने मान लिया, बहुत है एंटी इनकम्बेंसी ये, लेकिन वो भीड़ जो कभी शाहीन बाग में दिखती थी, किसान आंदोलन, इतना गुस्सा था, वो भीड़ तो लाइनों में लगनी चाहिए थी ना। तो विपक्ष भी इस चीज में फेल हुआ। और कैसे फेल हुआ? विपक्ष के जो मतदाता है उनका मनोबल कैसे टूटा। शाहीन बाग में बैठे रहे, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मानी, किसान बैठे रहे, नहीं मानी, उनको भी लग गया कि विपक्ष भी किसी काम का नहीं है। हार जीत किसी की भी हो, वो दूसरी चीज है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक चीज जरूर है, अभी तक ईवीएम पे आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया है, इसका मतलब है चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई। लेकिन चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। लालू यादव जी आ गए अपने असली रूप में। मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, अरे भाई यूसीसी एनआरसी का ये सब, इन सब चीजों का सपोर्ट कर दो ना। 52 देश है, जाए सारे मुसलमान, 100% आरक्षण है वहां पे, दूसरों को भी खाने नहीं देंगे। अंतिम ब्रह्मास्त्र विपक्ष ये निकाल रहा है। उनको पता है कि डाल के अंतिम पत्ते को पकड़ करके वो बैठे हुए हैं। इसलिए अगर ये जेन्युइन मुद्दा होता तो 5 साल तक ये मुद्दा आरजेडी चलाती, बहुत पहले से चलाती कि भाई आरक्षण दिया जाए मुसलमानों को। चुनाव में एकाएक उछालने का मतलब यह है कि ताकि वोटिंग शिफ्ट कर जाए उनकी तरफ। तो इसीलिए मैंने बोला कि डाल के अंतिम पत्ते से लटके हुए हैं और ये अंतिम तुड़ीर से अंतिम ब्रह्मास्त्र निकाल रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूं, विपक्षी नेताओं का अभी मैं देख रहा हूं कि अब इलेक्शन कमीशन के मोडस ऑपरेंडी पे आरोप लगा रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे। धीरे धीरे अभी और आरोप लगेंगे और 4 जून के पहले देखिएगा, अगर खुल के आरोप लगने लगे कि ईवीएम हेरा फेरी हो गई, तब ये संकेत होगा कि विपक्ष हार गया। अब देखते हैं, आज भी परसेंटेज वोटिंग 60 और 65 के बीच जाएगा, शाम तक क्लियर हो जाएगा। पक्ष विपक्ष का मनोबल बता देगा कि हवा का रुख क्या है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहा है आरक्षण का, मनीष जी अब आपकी ओर बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपको वाकई लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने की है, ये एक ऐसा चुनावी एजेंडा है जो विपक्ष के लिए काम करने वाला है, या फिर जो सत्ता पक्ष हमेशा से कहती रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कितना ही कर लो, अगर एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ बाकी धर्म के लोग भी हैं? बचपन में मेरे दादाजी ने एक कहावत सुनाई कि आधी छोड़ साजी को उधावे, आधी मिले न साजी पावे। ये चले हैं मुसलमानों को आरक्षण का तुक्का डालकर मुसलमानों को इकट्ठा करने का। कहीं ऐसा ना हो कि इनसे पिछड़े और दलित भी चले जाएं। इनको लगा है कि मुसलमानों को इकट्ठा कर लेंगे, अरे पिछड़ों को लगेगा अरे तो हमारा ही वोट छीन लेंगे, हमारा अधिकार छीन लेंगे। सही बात तो ये है कि जिनको प्रभु दारुण दुख दे ही उनकी मति पहले हर ले ही। मुझे लग रहा है कि ये सजा याफ्ता मुजरिम श्री लालू प्रसाद यादव जी की अभी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका अपना जो जनाधार था, जो आरजेडी का बेसिक वोटर था, वो भी इनकी ये बातें सुन के तय कर लेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं कि इनकी जायदाद अधिक बच्चे वाले ले जाएंगे। हिंदुओं की वेल्थ का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो कहां जाएगा, कैसे होगा। ये बहुत सीरियस बात कही है लालू यादव ने। शायद वो भूल गए कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करिए। पूजा जी, आपका क्या पक्ष है इस पर? आरक्षण देना चाहिए मुसलमानों को या आरजेडी का कहना है, और इंडी गठबंधन में आप भी शामिल हैं?
जी बिल्कुल। और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं और हमारा मानना है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है। और मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण पहले भी मिला हुआ है और अगर जरूरत रहती है तो फिर दिया जाए। और मुस्लिमों को जब जहाँ आरक्षण की जरूरत, जहाँ इक्विटी की जरूरत है वो दिया जाए। और कौन मैडम बोल रही है कि आरक्षण मिलना चाहिए? कौन मैडम, आपका नाम क्या है? आरक्षण मिलना चाहिए। पूजा मिश्रा जी। पूजा मैडम, आप कौन से उससे बोल रही हैं? मैंने बोला ना 52 देशों में आरक्षण है। अगर आपको आरक्षण ही सबसे प्रमुख मुद्दा है तो सबको लेकर के वो 52 देशों में चले जाइए ना, मुमालिक में। और बादशाही कौम, मुसलमान बादशाह रहे हैं। बादशाह लोगों को आरक्षण और खैरात नहीं चाहिए, इतना मत गिराइए। पूरी सफेई समाजवादी पार्टी को लेकर के पाकिस्तान चले जाइए। 100% आरक्षण। क्या समाजवादी पार्टी लालू यादव के बयान से सहमत है? मेरा आप भी चले जाइए, 52 देश है, आपके लिए भी आरक्षण 100% आरक्षण है वहाँ पे। मेरा प्रश्न ये है, क्या समाजवादी पार्टी लालू यादव जी के इस बयान से सहमत है? इसका जवाब मानेंगे राष्ट्रीय चलिए निशा जी का रुख कर लेते हैं। आप बताइए, लालू यादव से आप सहमत हैं कि नहीं है? ठीक है सर, ठीक है निशा जी, देखिए मुसलमानों को आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है। आरएलडी के पास 2 सीटें उत्तर प्रदेश में। बीजेपी को लेकर या फिर विपक्ष को लेकर इस बार आपने भी देखा होगा लोगों के मन में कैसा रुझान, इस बार किस तरह की वोटिंग स्पीड नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर आरएलडी आज है तो क्या आरएलडी के जो वोटर्स हैं वो उस तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से आग्रह करूंगी कि एक एक वोट की बहुत कीमत होती है। उस वोट को डालिएगा, अपना मत का प्रयोग कीजिएगा, ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। रही बात अभी संविधान को लेकर के, जैसे ये बता रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है, क्योंकि इनको पता है कि हम हारेंगे। लेकिन उस हार में भी कुछ वोट हमें मिल जाएं। आज का मुस्लिम भाई ऐसा नहीं है, आज का मुस्लिम समाज वो नहीं है कि इनकी चाल को ना समझ सके, क्योंकि संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई चॉइस है ही नहीं। तो क्यों ये मुस्लिम भाइयों को इस तरीके की बातें करके भ्रम पैदा कर रहे हैं? इस तरीके से इनको वोट कभी नहीं मिल सकता और ये विपक्ष की सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश है जो टोटल नाकाम रहेगी, क्योंकि आज का मुस्लिम समाज ये जानता है कि अगर संविधान में कोई चीज नहीं दी गई तो हमें ये सरकार आने के बाद कैसे दे सकते हैं। इन्होंने पहले भी ऐसे ही भ्रम पैदा किए, आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस भ्रम का अंजाम ये होगा कि मुस्लिम भाई ये समझ जाएगा कि आज तक अगर इस सरकार ने कुछ न्याय किया है तो आप देखिए कि जहां तक सामान्य आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है, आपको लगता है कि उसमें आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को जो आरक्षण है उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को, हिंदू सभी धर्मों को केवल आर्थिक आधार पे ही दिया गया है। धर्म के आधार पर न्याय ये हो सकता है और ना ये संभव है, लेकिन फिर भी ये उस दुविधा में डालना चाहते हैं उस समाज को, ताकि वो कुछ पल के लिए भ्रम में पड़े और कुछ वोट ये अपनी तरफ ले जाए। मुझे लगता है आज का मुस्लिम समाज पढ़ा लिखा समाज है। महिलाएं खासकर, मैं सभी बहनों से कहूंगी कि इस चीज को जाने और वो सही मायने में इस चीज की जानकारी रखते हुए और इसी तरीके से अपना मत का प्रयोग करेंगे कि वो अपने हित के बारे में सोचते हैं और इसका निर्णय लेंगे कि वो सही सरकार चुने और इन भ्रम पैदा करने वाले को दिखाएं कि हमें वो सरकार चुननी है जो पूरे देश की 150 करोड़ की आबादी को साथ लेकर चलने की बात करती है, उसमें सभी वर्ग आते हैं। ठीक है, खेमचंद जी का रुख करना चाहूंगी मैं। खेमचंद जी, बहुत संगीन आरोप है बीजेपी पर, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग और लोकतंत्र को खतरा है, और इसीलिए इंडी गठबंधन के नेता अलग अलग मंचों से ये अपील करें जनता से कि बदलाव के लिए वोट करें। नमस्कार, जय हिंद। लोकतंत्र को तो कांग्रेस खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को तो इंडी गठबंधन करने वाले खत्म करना चाहते हैं। इंडी गठबंधन का हर सदस्य कह रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो आप स्पष्ट बोलिए, पूरी साल बोलिए कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब साफ साफ बोला है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, तो संविधान को कौन खत्म करना चाह रहा है? इंडी गठबंधन वाले खत्म करना चाह रहे हैं, कांग्रेस भी खत्म करना चाह रहे हैं, आरजेडी खत्म करना चाह रही है, एसपी खत्म करना चाह रही है। वो अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत देश को खत्म करना चाहती है, देश का फिर से विभाजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा होने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही थी कि सो कॉल जो न्याय पत्र इनका है कांग्रेसियों का, उसमें साफ साफ लिखा है
कि हम माइनॉरिटी की अपीजमेंट करेंगे, माइनॉरिटी का उत्थान करेंगे, माइनॉरिटी को लोन देंगे, माइनॉरिटी का जो पर्सनल लॉ है उसको अप्लाई करने देंगे, फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट करेंगे। और वही चीज सामने आ गई। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने बोला है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, ये साफ दिखाता है कि ये वास्तव में जो हमारा संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसकी धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। ये माइनॉरिटी अपीजमेंट के तहत हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहते हैं और सारी की सारी जितनी भी संपत्ति है, जितने भी अधिकार हैं जो इन्होंने बोला था कि प्रथम अधिकार मुसलमानों को होना चाहिए, उसी के आधार पे काम करना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पे आगे बढ़ रही है। जितना भी काम हमने 10 साल में किया सबके लिए किया है, चाहे हमने 4 करोड़ से ज्यादा हम लोगों ने घर बनाए हो, संविधान सबको को दिए। और आरक्षण को मुद्दा बनाया गया है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति संविधान के तहत अपने अधिकार को जानता है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को ये स्पष्ट करने की जरूरत है कि संविधान के तहत किसको अधिकार क्या मिलेगा और किसको क्या अधिकार नहीं मिलेगा। आरक्षण को मुद्दा बनाकर वोट मांगना बिल्कुल गलत है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी का दोबारा रुख करेंगे, चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है सुबह से 6 बजे से। और देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी जारी है। जस्टिस खन्ना ने ईडी से किया है सवाल, 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही। ईडी से सवाल किया है जस्टिस खन्ना ने और पूछा है कि 100 करोड़ की रिश्वत आखिर 1100 करोड़ की कैसे हो गई। बिल्कुल, देखिए 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए थे। रात का वो समय था जब उनके आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार उम्मीद आम आदमी पार्टी ये कर रही थी कि राहत मिलेगी, लेकिन कहीं से कहीं तक अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली और आखिरकार सुनीता केजरीवाल जो उनकी पत्नी है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसके बाद अभी जो अपडेट है वो ये, अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और साफ तौर पर पूछा है जस्टिस खन्ना ने कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई। अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। जस्टिस खन्ना ने ईडी से यह सवाल किया है और ईडी से सवाल करते हुए पूछा गया कि 100 करोड़ की रिश्वत थी, आखिर ये 100 करोड़ की रिश्वत 1100 करोड़ कैसे हो गई, इसका जवाब अब ईडी को देना होगा। हालांकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इलेक्शन का दौर है और ऐसे में अगर हम बात करें तो 27 मई को चुनाव होने हैं दिल्ली के 7 सीटों पर। उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को राहत मिले और चुनावी प्रचार के लिए उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी अपडेट है वो ये कि ईडी से सवाल पूछ लिया है जस्टिस खन्ना ने कि 100 करोड़ के घोटाले का मामला था, आखिर इसे 1100 करोड़ कैसे कर दिया गया। हर्षजी, पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इशारा दिया, हालांकि कुछ भी कहना भी मुश्किल है जब तक सॉल्व नहीं हो जाता पूरा मैटर, कि दी जा सकती है। और अभी जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं ईडी से, क्या लगता है आपको कुछ राहत मिल पाएगी अरविंद केजरीवाल को? देखिए, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या रुख अपनाता है इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा जी। लेकिन जो सुनवाई हो चुकी है अब तक इस मामले में, ये जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसमें ये बात बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं से इनकी जिम्मेदारी बनती है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया भी जुड़ गई है इसी खबर पर। भावना, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तमाम तरीके की दलीलें चल रही हैं। पिछली शुक्रवार को जब दलीलें शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 4 सवाल रखे थे, जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर रखा गया था। तो उन्हीं सवालों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में दलीलें चल रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल ईडी के समक्ष खड़ा करा है कि जो 100 करोड़ का मनी ट्रेल बताया जा रहा था, आखिरकार वो 1100 करोड़ कैसे हुआ। और कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक सवाल करती जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम कैसे आया इस मामले में, किस बयान में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सबसे पहले किसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है कड़े सवालों के साथ ईडी को घेर रहा है। ईडी की तरफ से भी तमाम सवाल रखे जा रहे हैं। सुनवाई लंबी हो सकती है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं
चुनाव प्रचार के कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक जो है रिहाई मिल सकती है। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि चुनावी दौर है। और वही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जो कथित शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल के अंदर है, तो उनको अगर जमानत मिलती है तो एक बड़ी राहत होगी। क्योंकि देखा जाए शुक्रवार को जब दलील हुई थी तो कोर्ट की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि अंतरिम जमानत पर जो है सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। फिलहाल जो है पूरे केस को लेकर दलीलें चल रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम कब आया था। वही मनीष सिसोदिया को लेकर भी दलीलें चली कि कब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई, कब मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में गिरफ्तार किया गया, कब ईडी मामले में गिरफ्तार किया। तो हर तरीके की दलीलें जो है वो लगातार जारी है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस खन्ना है वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। देखना यही होगा, क्योंकि वक्त जरूर लगेगा, उसके बाद देखना यही होगा क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है। मुश्किल में पड़ी आम आदमी पार्टी, तो पहले संजय सिंह को जमानत मिलती है और अब अगर अरविंद केजरीवाल को भी मिल जाती है तो बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी पार्टी को और कहीं ना कहीं एक बड़े मोटिवेशन का काम भी करेगी। जी जरूर, अगर चुनावी दौर देखा जाए तो अभी तक अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो एक नेता संजय सिंह जो है रिहा होने के बाद जब उनको राहत मिली थी उसके बाद लगातार चुनाव प्रचार में संजय सिंह जुटे हुए हैं। वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार सुनीता केजरीवाल जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कभी दिल्ली तो कभी गोवा, कभी गुजरात में जो है वो रोड शो करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, अगर उन्हें राहत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। चुनावी दौर नजदीक है और उम्मीद लगाई जाती है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो लोकसभा चुनाव में शायद एक बड़ा बदलाव देखने को मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भाजपा की तानाशाही बता रही है। जिस तरीके से कथित शराब घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारी होती जा रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी और आगे चुनाव। लेकिन देखिए ये जो अपडेट हमारे पास पहुंची थी इसके जरिए एक बड़ा सवाल ये भी उठता है। देखिए 100 करोड़ के घोटाले का मामला था, 1100 करोड़ इसे कर दिया गया। खुद जस्टिस खन्ना ने पूछा आखिर ऐसा हुआ कैसे। अब ऐसे में सवाल के घेरे में ईडी नजर आती है और आज उम्मीद ये भी की जा रही है कि चुनाव प्रचार के लिए हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, हो सकता है उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो कितने % चांसेस है कि इसमें ईडी की गलती जो है वो सामने आ सकती है। हालांकि हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक जो अनुमान है वो लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये कितना चांस है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है। जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की बात की जाए तो शुक्रवार को जो दलीलें हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी दौर के चलते अंतरिम जमानत मिल सकती है। तो उम्मीद तो ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल सकती है। वहीं लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, कथित शराब घोटाले मामले में जिस तरीके से मनी ट्रेल मामले को लेकर लगातार इनके ऊपर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और ईडी और सीबीआई पर हमलावर हो रही थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सवालों का कड़ा रुख होते हुए ईडी सवालों के घेरे में फंसती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही, चाहे किसी भी शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हो, जिस तरीके से भाजपा के ऊपर निशाना साध रहा था और अभी भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये जांच ईडी और सीबीआई की नहीं है, ये जांच भाजपा की है। कहीं ना कहीं चलिए, शुक्रिया भावना तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल मामले पर सुनवाई जारी है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज सुबह से ही मतदान जारी है तीसरे चरण का और सुबह 11 बजे तक 25% से ज्यादा मतदान हुआ है। असम में 11 बजे तक 27% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 11 बजे तक 32.82% वोटिंग हुई है। बिहार में 11 बजे तक 24.41% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 11 बजे तक यहाँ पर 26% से ज्यादा मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 11 बजे तक 30% से ज्यादा मतदान हुआ है, जो कि लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 11 बजे तक 29% तक अब तक वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 11 बजे तक
तक मतदान हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा स्लो वोटिंग प्रतिशत जो है वो महाराष्ट्र में है अभी भी। वहीं दादर और नागर हवेली में, दमन द्वीप में 24% से ज्यादा वोटिंग हुई है और लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। गोवा में 11 बजे तक 30.94% तक वोटिंग हुई है। हालांकि देखिए आज जो है गुजरात में 11 बजे तक 24.35% तक मतदान हुआ है। और देखिए मतदान की प्रक्रिया लगातार अभी भी जारी है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकती है। मोनिका, बिल्कुल, तस्वीरें लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में उतरे। देखिए मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसी के साथ नज़ीर पेश की और आम जनता को भी ये बताया कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम दिग्गज आज पहुंचे अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और इस बीच हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी 12 भी नहीं बजे हैं। आप भी अगर अभी तक वोट नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप करें। 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सीट पर मतदान करवाए जा रहे हैं। इस बीच ये भी बता दें तो देखिए 24 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वाला आतंकवाद समर्थक और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के आदर्शों के विपरीत जो लोग सदैव आचरण करते रहे हैं, ऐसे लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने का मतलब विनाशकाली विपरीत बुद्धि, और यही वक्तव्य इन लोगों के आ रहे हैं। इनकी वास्तविक चरित्र को जनता के जनार्दन के सामने ये रख दे रहा है। हमेशा इनका प्रयास था, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में माननीय न्यायालय से फैसला ना आने पाए। वो रोड़े अटकाते थे, ये स्वयं बैरियर बने हुए थे। इसके बाद जब ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में भी गया, तब भी इन्होंने 7-8 वर्षों तक कुछ भी नहीं होने दिया इसमें। तो बाद में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी, फिर राज्य में भी सरकार बनी और फिर इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, और देश और दुनिया का कोटि कोटि श्रद्धालु आकर के अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, एक नई अयोध्या का दर्शन कर पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का, जिनका चरित्र ही राम विरोधी है, भारत विरोधी है, आतंकवाद समर्थक है, रामद्रोहियों के साथ लोग खड़े हुए हैं, इनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कितनी मंशा इनकी खतरनाक रही होती अगर कहीं सत्ता में आ जाते, जिसका देखो प्रधानमंत्री ये लोग आज भी जो रामगोपाल यादव कह रहे हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए, इस सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है, कोटि कोटि राम भक्तों का अपमान है। और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित किया है, उन सब की आस्था पर कुठाराघात है। भारत का समाज इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता। सर कह सकते हैं इतना दूर दूर से वहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, रोज वहाँ दर्शन कर रहे हैं, भगवान राम के दर्शन के लिए देश से विदेश से लोग आ रहे हैं, उसमें इस तरीके का बयान देना हिंदू देखो ये चिढ़ाने वाला है। ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है, और इनकी वास्तविकता इस प्रकार के बयानों से साफ आ रही है। तो इसी तरीके से मिलता जुलता बयान लालू यादव जी ने भी दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे।
तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया। ए.के. मिश्रा जी, तो राम मंदिर के मुद्दे की अगर हम बात करें तो ये एक बार फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि राम मंदिर बनवाएंगे, और अब चूंकि राम मंदिर बन गया है तो ये ऐसा नहीं कि मुद्दा जो है वो अछूता रह गया है या छूट गया पीछे, ये फिर बार बार बीच में आ जाता है। और अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पीठ भी थपथपा रही है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो राम विरोधी है। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी से नहीं, हजारों साल पहले से अयोध्या ईपी सेंटर रहा है किसका? ग्लोबल पॉलिटिक्स का। ग्लोबल नहीं बल्कि कॉस्मिक पॉलिटिक्स। जब राम पैदा हुए थे तो कई लोक होते थे, देवलोक, इंद्रलोक, तो उस वक्त भी पॉलिटिक्स का हब होता था, पावर सेंटर होता था। अयोध्या, फिर मथुरा हुई, बाद में वैशाली और मगध हुए। तो राम का तो जो मुद्दा है वो इतिहास में हमेशा रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। राम मंदिर कब बना, पुनर्निर्माण कब हुआ, ये सारे रहेंगे। यहाँ पे लोगों के मुखौटे ऐसे उतर रहे हैं कि भाई राम मंदिर बना, उसमें तुमको क्या द्वेष है? आप मुझे ये बताइए, क्या द्वेष है? हजारों दूसरे धर्म के जो है तीर्थ स्थल, मंदिर, ये सारी चीजें बनी हुई हैं, किसी को कोई द्वेष नहीं। तो इन लोगों को अपने मन का क्षोभ प्रकट करने दीजिए। मुझे तो ये लगता है जिस प्रकार से लालू यादव ने ये बोला कि मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा मिलना चाहिए, कल को राहुल गांधी एक कदम बढ़ते हुए बोल देंगे कि मुसलमानों को तो अब दूसरा देश मिलना चाहिए, जो 1947 में कांग्रेस पार्टी ने किया कि हाँ जी दूसरा देश बना दो। ऐसे ही ये भी बोल देंगे, हो सकता है ये बोल दें राम मंदिर गिरा दो जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों द्वेष है? अगर कोई कंस्ट्रक्शन हुआ, अच्छी चीज बनी जो बहुसंख्यकों की आस्था का केंद्र है, तो उससे द्वेष करने और उसके खिलाफ निगेटिव मुद्दा बनाने का प्रयोजन क्या है? आ रही हूं वैभव जी, आ रही हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जो लोग इसका विरोध करते थे उनको भी प्रसन्नता है, दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रसन्नता है, लेकिन नेताओं को पता नहीं ऐसी क्या चिढ़ है, क्या जलन है कि जैसे उनके जमीन पे बुलडोजर चला करके उनके जमीन पे राम मंदिर बनाया गया। जवाब ले लेते हैं। वैभव जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव का माहौल है, 10 साल के अंतम सरकार की लेकिन है क्या, चाहे आपके वरिष्ठ पत्रकार हों, विश्लेषक हों या भाजपा के नेता हों, खेमचंद जी, इसके बाद वो सभी लोग मंदिर की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। अभी एक सज्जन आपको कह रहे थे पैनल में कि वो ओबीसी और एसटी भी नाराज हो जाएगा, हक छीना जा रहा है। शायद उनको जानकारी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, उसके बाद उन्होंने ओबीसी के हक में सबसे बड़ी सेधमारी की और अपनी जाति को ओबीसी में घुसा दिया। तो क्या, और उसके बाद देश भर घूम के कहने लगे मैं तो ओबीसी, जब वो सवर्ण जाति क्या। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन गरीबों को उनका हक देने की बात कर रहा है, किसान का कर्ज माफी की बात कर रहा है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट का 16 लाख करोड़ माफ करना देश हित में है, लेकिन किसान का अगर लाख करोड़ रुपए माफ अगर हो जाएगा वो देश विरोधी हो जाएगा, किसान नकारा हो जाएगा। लेकिन वो किसान समझ रहा है कौन आदमी है जो हमको महंगाई में राहत देने की बात कर रहा है, हमारे बच्चे को रोजगार देने की बात कर रहा है, सस्ती बिजली देने की बात कर रहा है, सस्ती शिक्षा, सस्ता स्वास्थ्य देने की बात कर रहा है। कौन आदमी है जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहा है। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात करते थे, लेकिन आज कहेंगे राम मंदिर बनाया, राम विरोधी, राम। चलो ठीक है, खेमचंद जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ये जो लोग बैठे हैं, वैभव जी काफी देर से बोल रहे हैं, पहले भी बोले थे, मेरे को थोड़ा सा मौका कम मिला है, अब 2 मिनट दीजिए। ये बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, ये कहते हैं ओबीसी का अधिकार, SC/ST का अधिकार। SC/ST और ओबीसी का अधिकार जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो आप चाहते क्या हैं? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आप गुमराह नहीं कर सकते। एक तरफ कहते हैं कि आप ओबीसी के साथ हैं, आप SC/ST के साथ हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जिस तरीके से सभी मुसलमानों को कर्नाटक में ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया,
जो ओबीसी समाज है उसका रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया, उस तरीके से पूरे देश में आप रिजर्वेशन फैलाना चाहते हैं, रिजर्वेशन देना चाहते हैं, उस तरीके से आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट करना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप एक तरफ कहते हैं कि आप SC/ST के साथ खड़े हैं, ओबीसी के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ उनका हक मार के आप मुसलमानों को दे रहे हैं। और बार बार, एक बार नहीं, बार बार ऐसा हो रहा है। कभी लालू जी बोल रहे हैं, कभी कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, और इम्प्लीमेंट करके उन्होंने दिखा दिया। यही बात हम बार बार कह रहे थे 10-12 दिन से कि जिस तरीके से कांग्रेस अपने हथियार डालने के बोलिए, आप काउंटर कर लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती, डेवलपमेंट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में वो काम किया जो 65 साल में नहीं कर पाए। अभी हम गरीब की बात करते हैं, गरीब को क्या चाहिए? राशन देने का काम मोदी जी ने किया। ठीक है, ये जवाब आगे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, जो लौटेंगे ब्रेक के बाद।